हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और डेली मेंस आंसर राइटिंग की कंटिन्यूएशन में। दोस्तों, पिछले हफ्ते हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाए थे 12 बजे, क्योंकि हम मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे जो जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल के अंदर पूछे गए थे। लेकिन अब दोबारा से हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 9 डेज़ का डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप इसकी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप डेली आंसर राइटिंग को स्टार्ट से भी फॉलो कर सकते हैं। और आज के 10th डे पे जो हमारा डिस्कशन होगा वो जनरल स्टडीज से होगा, जीएस से रहेगा। अगर आपने पहली वाली 9 वीडियोस नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आंसर राइटिंग के बारे में जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आज यहाँ से पता लग जाएगी इस क्लास से, और कुछ आप बाकी के वीडियोस बाद में भी देख सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम, है ना, कोई ऐसे वेब सीरीज बना रहे हैं कि जिसका सीक्वल देखने के लिए पहले बाकी सारा देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी का एक क्वेश्चन जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने अटेम्प्ट करना है। अगेन मैं जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने आंसर आपके साथ डिस्कस किया है उसमें कुछ ज़्यादा वर्ड्स होंगे, जो हमारी वर्ड लिमिट है उससे ज़्यादा वर्ड्स होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस आंसर को प्लान करेंगे कि आप इसको 250 वर्ड्स के अंदर अंदर लिख दें। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड लिमिटेशन टू फंडामेंटल राइट्स। दिस इज अ क्वेश्चन जो क्लोज हो जाता है यहाँ पे। देन इट सेज एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ इट चैलेंजेस द विजन ऑफ अ लिमिटेड गवर्नमेंट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यानी कि एक लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके ऊपर कोई दायरा लगाया हुआ है, कोई बाउंड्री लगाई हुई है। और सबसे बड़ा एलिमेंट जो हमारे संविधान का है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इंश्योर करता है और सरकार की पावर्स के ऊपर दायरा लगाता है, वो है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स से ये सवाल आपसे पूछा गया है, और क्यों फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लिमिटेशंस लगी हैं। तो आपके दो पार्ट हो जाते हैं इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट तो ये है कि आपने बताना है कि कौन सी लिमिटेशंस लगाई गई हैं फंडामेंटल राइट्स पे, और उनके पीछे का रैशनेल एक्सप्लेन करना है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने बताना है कि किस तरीके से ये लिमिटेड गवर्नमेंट की विजन को चैलेंज करता है, यानी कि हम जब गवर्नमेंट के रोल को रिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं, लेकिन इन एक्सेप्शंस का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट किस तरीके से अपने रोल को एक्सपैंड करता है, बस यही आपसे पूछा गया है। और काफ़ी इन जनरल बातें जो हैं, हमें इवन अगर हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत भी पढ़ लेते हैं तो उसमें बेसिकली हम इस आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए कुछ मटेरियल तो ले सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आपको कई सारे एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर्स के अंदर मिलेंगे, और हमारा जो डेली एडिटोरियल का डिस्कशन होता है शाम को, वो भी आप देख सकते हो अगर आप नहीं पढ़ना चाहते खुद। ऐसे एडवाइस तो यही रहेगी कि खुद भी आप एडिटोरियल्स पढ़ें, और उससे आपकी जो लहजा है, जो आंसर लिखने के टर्मिनोलॉजी है, वोकैबलरी है, वो इंप्रूव होगी। और कुछ मेरे इस सेशन में भी आपको सीखने को मिलेगा, इवन इफ यू आर अ बिगनर। देखिए, सबसे पहले तो हम इस आंसर के अंदर कॉन्टेक्स्ट देंगे कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। हम ये बताएंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं, और कुछ फंडामेंटल्स का नाम, राइट्स का नाम लेंगे। नाउ, लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस अलग चीज़ है, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। जस्ट लाइक वी टॉक अबाउट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 14 के अंडर कुछ एक्सेप्शंस लिस्टेड हैं, या कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो हमें आर्टिकल 14 के अगेंस्ट ले जाती है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर ये कंडीशंस कुछ अलग तरीके से अप्लाई होती है। हम बात कर रहे हैं लिमिटेशंस के ऊपर क्लियरली। तो लिमिटेशंस में आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, 22, 25, 26 ये सारी लिमिटेशंस की तरह काम आती हैं। तो इसको हम सबसे पहले बताएंगे। जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे हमारे लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स है, ये हम बता देंगे, और ये हम बताएंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस लगी। अब यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिन राइट्स की बात कर रहे हैं उनका हेक्सागोनल के वर्टिसेस पे लिख दो, है ना। थोड़ी स्पेस की अगर मैनेजमेंट आप कर सकते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, या आप एक सर्कल बना लो और उसके आसपास ऐसे 6 एरोज दिखा के बता दो कि क्या क्या एक्सेप्शन है। तो आर्टिकल 19 के अंदर कुछ एक्सेप्शन है, और आर्टिकल 19 पहला वाला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके तो 8 एक्सेप्शन है।
अगर कोई एक्सेप्शन लिख रहे हो तो सारे लिखो, अगर नहीं लिख रहे हो तो मत लिखो। कहने का मतलब है कि यू नीड नॉट कवर ऑल द आर्टिकल्स दैट आई हैव कवर्ड हियर। 19, 20, 21, 22, 25, 26 नहीं कवर करने, क्योंकि आपके वर्ड्स खत्म हो जाएंगे ना। लेकिन अगर कोई कर रहे हो तो उस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगती है वो पूरी बतानी है। जैसे 19(1)(a) के ऊपर तो 7 तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगती है। सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी। और इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने फ्यू मिनट सीरीज के क्वेश्चन में, जहां पे मैंने लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। खैर, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, इसके ऊपर तो सवाल भी आया था अभी यूपीएससी मेंस के अंदर। और यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट और ट्राइबल इंटरेस्ट, इनको ध्यान में रखते हुए आपके फंडामेंटल राइट्स को रोका जा सकता है। ये सारी क्या है? लिमिटेशंस। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज सब्जेक्ट टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आपकी पर्सनल लिबर्टी किसी कानून से ली जा सकती है, उसको वायलेट किया जा सकता है। आर्टिकल 22, अरेस्ट और डिटेंशन के केस में, प्रिवेंटिव डिटेंशन की जब बात आती है तो वहां पे आपके ऊपर वो फंडामेंटल राइट्स नहीं लगते जो प्यूनिटिव डिटेंशन में लगते। सिमिलरली जो आर्टिकल 25 और 26 के अंदर रिलीजियस फ्रीडम दी जाती, वो भी सब्जेक्ट होती है कुछ किसी ना किसी तरीके की लिमिटेशंस की। जैसे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपकी रिलीजियस फ्रीडम छीनी जा सकती है, मोरालिटी इंश्योर करने के लिए, हेल्थ इंश्योर करने के लिए, और बाकी फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 25 के अंदर जो आपकी फ्रीडम है वो आपसे छीनी जा सकती। 26 के अंदर अब यही है ना कि अगर आप लिमिटेशन लिखते हो तो गलत मत लिखना। कहने का मतलब कि यहां पे आपने अदर फंडामेंटल राइट्स लिखा है, ये यहां पे एक एरर है। आपने अदर फंडामेंटल राइट्स को यहां लिमिटेशन नहीं लिखना है, क्योंकि आर्टिकल 26 के अंडर ये लिमिटेशन नहीं होती। ठीक है, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो मैं आपको बता पा रहा हूं कि दिस शुड नॉट बी देयर। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ सिर्फ इसी के सब्जेक्ट होती है आर्टिकल 26 के अंदर की फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ये जनरली ग्रुप राइट्स या डिनोमिनेशन के अधिकार होते हैं और ये इंडिविजुअल के अधिकार होते हैं। खैर, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिक्टली ये इंडिविजुअल पे अप्लाई करें। कहने का मतलब कि आपने लिस्ट बता देनी है, लेकिन उस लिस्ट में ज्यादा शब्द नहीं लगाने हैं। तो मैंने आपको बताया आप स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो इस तरीके से या इस तरीके से, बट आपने यहाँ शब्द कहाँ लगाने हैं? आपने जस्टिफाई करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट ये पूछ रहा है आपसे क्यों है लिमिटेशन। रीजन क्या है लिमिटेशन देने का? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के दिमाग में क्या सोच रही थी? तो हमें पता है। सबसे पहले तो हम चाहते थे कि इंडिविजुअल फ्रीडम और सोसाइटल वेलबींग का बैलेंस बना रहे संविधान में। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर इंडिविजुअल लेवल पे हमको एब्सोल्यूट तरीके से मिल जाते हैं तो वो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट मिल जाती है और मैं कोई ऐसी इन्फ्लेमेटरी स्पीच दे देता हूं, इन्फ्लेमेटरी आर्टिकल लिख देता हूं जिसमें समाज में तनाव का माहौल पैदा हो जाता है, तो वो सोसाइटी के अधिकारों के अगेंस्ट होगा। इसलिए ये बैलेंस मेंटेन करना है। सब हेडिंग्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जनरली सबको पता है कि क्या लिखना है, लेकिन अगर आप इसको एक कोहेसिव तरीके से सब हेडिंग लिख के आंसर दोगे तो आपके आंसर की एप्रिसिएशन ज्यादा होगी। Balancing the rights of one set of citizens against another. This is the second point. For example, Article 19 के अंदर अगर एक सेट ऑफ सिटीजन्स के कुछ अधिकार हैं तो दूसरे सेट ऑफ सिटीजन्स को भी उसके कॉम्प्लीमेंट्री अधिकार मिलने चाहिए, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्या मतलब है इसका? जब मैं राइट टू प्रोटेस्ट दे रहा हूं और पीसफुल प्रोटेस्ट दे रहा हूं तो मैं उसे बंद के कॉल के लिए नहीं अलाउ कर सकता। दैट इज नॉट योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप अपनी लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हैं कि राइट टू स्ट्राइक और राइट टू कॉल अ बंद इज नॉट योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो आप दूसरे बंदे को फोर्स नहीं कर सकते अपने मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, या आपकी जो प्रोटेस्ट है वो किसी की फ्री मूवमेंट को वायलेट ना करे, किसी की वोकेशन या प्रैक्टिस एफ के अंदर जी के अंदर आती है, आर्टिकल 19(1)(d), आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर आती है प्रैक्टिसिंग अ वोकेशन, उसमें ना कोई दिक्कत आए। सो दैट इज बैलेंसिंग वन सेट ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट अनदर। वहां इंडिविजुअल और सोसाइटी का बैलेंस था, यहां सेट ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट अनदर सेट ऑफ सिटीजन्स। बहुत ही खूबसूरती से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज के अधिकार, तो इनर लाइन परमिट सिस्टम जो है उसके अतिरिक्त आप किसी और तरीके से ट्राइबल एरियाज में कई स्टेट्स में, नागालैंड में, अरुणाचल में, इवन मणिपुर में आप नहीं एंटर कर सकते। किस लिए? ताकि वहां के ट्रेडिशनल कल्चर्स, कस्टम्स की सेफगार्डिंग हो सके। और हमने ट्राइबल इंटीग्रेशन का जो प्रोजेक्ट किया है, 10.5 करोड़ जो पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको हमारे देश की मेन स्ट्रीम से
इंटीग्रेट करना है तो हमें उनके राइट्स की भी रिस्पेक्ट करनी होगी। यहां पे यही बात हो रही है। बाकी फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए तो आपने सबरीमाला जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में देखा कि आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन माना गया, इसीलिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 इसको कर्टेल किया गया रिलीजियस रिफॉर्म करने के लिए। दिस कैन ऑल्सो बी, ये रिलीजियस रिफॉर्म की भी एग्जाम्पल हो सकती है, लेकिन मैं रिलीजियस रिफॉर्म की अलग से एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मैं रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं लगाता, कोई लिमिटेशन नहीं लगाता, तो मुझे रिलीजन को रिफॉर्म करने में दिक्कत आ सकती। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी अब्रिज्ड टू ब्रिंग इन रिफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक, विमेन्स इनहेरिटेंस राइट्स जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में या हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो बदलाव आए हैं। अनटचेबिलिटी का तो चलो अलग से आर्टिकल है, दैट कैन बी सेड, बट ओपनिंग ऑफ द टेम्पल्स टू अनटचेबल्स, दैट इज ऑल्सो हाउ वी आर डूइंग, बिकॉज वी आर आस्किंग देम कि आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपका फंडामेंटल राइट अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस का एब्सोल्यूट नहीं है। तो कारण आपसे पूछा जा रहा है कि एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स क्यों नहीं दिए, आप सक्सेसफुली दे पा रहे हैं। आखिर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेंशन करेंगे यहां पे दोस्तों। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर अपने इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है तो वहां पे कुछ फंडामेंटल राइट्स की बलि भी चढ़ सकती है। जैसे आर्टिकल 14 के अंदर हम देखते हैं कि राइट टू इक्वालिटी एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की जा सकती है। तो आर्टिकल 14 के थ्रू की जा सकती है, 15 के थ्रू की जा सकती है। और वो क्यों की जा रही है? क्योंकि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। अब बात आती है लिमिटेड स्टेट की, यानी हमसे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछा गया। हम चाहते थे लिमिटेड स्टेट बनाया जाए, लेकिन क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ एक्सेप्शंस या कुछ लिमिटेशंस डाल दी गई है, इसलिए स्टेट लिमिटेड नहीं रहा है। दैट इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस हियर। अच्छा, इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में राइट टू प्रॉपर्टी का भी आप मेंशन कर सकते हो कि राइट टू प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जब हम चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए, जमींदारी को अबॉलिश किया जाए और गरीब किसानों में जो है जमीन बांटी जाए, उसके लिए हमने राइट टू प्रॉपर्टी को अलग भी किया है कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यही तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 38 और 39 कहते हैं कि इन इक्वालिटी को रिमूव करना है, मिनिमाइज द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ये सब चीजें 39 के अंदर करनी है, आर्टिकल 39 के अंदर। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करना जरूरी है। लेकिन सरकार ने क्या किया है? सरकार ने कुछ हद तक इन लिमिटेशंस का गलत इस्तेमाल करके लिमिटेड गवर्नमेंट के कंसेप्ट को थोड़ा सा ठेस पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, आहत पहुंचाई है। दैट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर विद एग्जाम्पल, बिकॉज दे हैव आस्क्ड विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो हम देखते हैं इंटरनेट शटडाउन्स का इस्तेमाल होता है यूजिंग डिफरेंट एक्ट्स लाइक इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 और सेक्शन 141 ऑफ सीआरपीसी ऑल्सो। This also comes under this freedom, how to curtail the freedom of speech. अब आर्टिकल 124A सेडिशन लॉ, अभी तो ये क्या है? सस्पेंशन में है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इसके अंदर आप केसेस नहीं डाल सकते। जुलाई की बात है, जुलाई से हो रहा है। बट बिफोर दिस 124A of IPC was misused to silence the people or put cases on people who were criticizing the government. Why? Because we have reasonable restrictions on fundamental rights. अगर नहीं होते तो फिर गवर्नमेंट के पास ये मुश्किल हो जाता कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये काम करना। राइट टू प्रिवेसी की वायलेशन कई जगह देखी गई है, अलेजिडली भी। तो रिसेंटली क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट लाया गया था, जिसके तहत जो सस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी केस के अंदर, उन केस के सस्पेक्ट्स का जो डेटा है वो स्टोर करके रखा जाएगा एज अ डेटाबेस, जैसा कि हम काफ़ी सारी फॉरेन कंट्रीज में भी देखते हैं। बट इस बिल के ऊपर प्रिवेसी को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स थे। तो आर्टिकल 21 प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, दैट इज द प्रॉब्लम है। जुडिशियल इंटरफेरेंस कई बार हमें देखने को मिलती है, क्योंकि संविधान ने स्कोप रखा हुआ है कि आप लोगों के रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो जुडिशरी डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी लेके आती है। ठीक है, शिरूर मठ केस ऑफ 1954, वहां से शुरू हुआ था डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ रिलीजन, कि कौन सा रिलीजन जो है एसेंशियल है या नहीं है, मतलब रिलीजन की कौन सी प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है सारे रिलीजन एसेंशियल है, कहने का मतलब कि रिलीजन की कौन सी प्रैक्टिस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर आती है या नहीं आती है।
इसको टेस्ट करने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी लाई गई। इसका मतलब कि रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेरेंस जुडिशरी की देखी गई। फिर हम आर्टिकल 21 और 22 के अंदर जो एक्सेप्शंस है ना, या जो लिमिटेशंस हैं, उसका मिसयूज होते हुए देखते हैं। मैंने आपको बताया आर्टिकल 21 प्रिवेंशन ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ अरेस्ट, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में हम इसे नहीं देखते। वी डोंट सी दैट हैपनिंग इन द केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यहां पे कई बार ऐसा होता है कि लोगों को काफी समय तक जो है यूआपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, या और भी ऐसे कानून है जिसके अंडर राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उनकी डिनाई की जाती है। और एग्जाम्पल दे सकते हैं दोस्तों, यहां पे मैंने काफी एग्जाम्पल दिए हैं। आप अपने आंसर में एक या दो कम भी दे दो चलेगा, बिकॉज वर्ड्स भी मैनेज करने। राइट टू प्रॉपर्टी का रिमूवल एज अ फंडामेंटल राइट, दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ वेयर हमने लिमिटेशन का इस्तेमाल किया और लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है जब्त करना शुरू किया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, माइनिंग, कोल माइनिंग का, ठीक है। ये आर्टिकल 19 के अंदर जो एक्सेप्शन है ना, अंडर द आर्टिकल 19(1)(g), जो वोकेशन आप चला सकते हो, लेकिन उस वोकेशन के अंदर स्टेट कभी भी टेक ओवर कर सकता है आपकी ऑक्यूपेशन को, और आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते हुए ये कहते हुए कि ये मेरा फंडामेंटल अधिकार था। वहां पे हमने नेशनलाइजेशन पॉलिसी देखी, और लिमिटेशन तो स्टेट तो अनलिमिटेड हो गया था 1991 तक, उसके बाद विड्रॉ करना शुरू किया। तो क्या आप एग्जाम्पल्स के साथ बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो कि हमने हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस है, कई दफा ऐसा हुआ है कि स्टेट या सरकार की जो लिमिटेशन होती है उसको ये बाईपास कर देते हैं, जिससे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा वीकन हो जाता है, सिटीजन्स कई बार पावरलेस हो जाती है। लेकिन अंततः कंक्लूजन है, इवेंचुअली कंक्लूजन क्या है कि हमारे पास नेसेसरी सेफगार्ड अवेलेबल है। जब भी आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो, तब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हो। और जब ऐसा होता है तो जुडिशियल रेमेडी आपके लिए एक सेफगार्ड है। दूसरा, सिविल सोसाइटी ने बहुत सारी ऐसी काम किए हैं जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स का स्कोप इंक्रीज हुआ है। वहां हम देख रहे थे डिक्रीज हो रहा है, लिमिटेशन लग रही है, यहां इंक्रीज हुआ है। तो एनवायरमेंटल एनजीओस की वजह से, एफर्ट्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का स्कोप इंक्रीज किया। इस तरीके से सिविल राइट टू इंफॉर्मेशन को आपके आर्टिकल 19 का पार्ट बनाया गया। वाई? बिकॉज सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स वर इन्वॉल्व्ड। इसका मतलब आपको इवेंचुअली फंडामेंटल राइट्स के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस जुडिशरी चाहिए, और एक जिसे कहते हैं अवेयर सिटीजनरी चाहिए। तो ये एक्टिव, अवेयर, पार्टिसिपेटिव सिटीजनरी और जुडिशरी अगर साथ मिले तो आप काफी हद तक स्टेट की जो अनलिमिटेड पावर कई स्फीयर में वो ले लेता है, उसको आप वापस रीग्रास्प कर सकते हो। हमेशा पॉजिटिव नोट पे एंड करना है। तो आपके पास सेफगार्ड है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। इसी तरीके से आप इस आंसर को कंक्लूड करोगे कि जुडिशरी एक्टिव और जुडिशरी इंडिपेंडेंट और ऑथेंटिकली काम करें, और अगर सिटीजनरी एक्टिव हो तो लिमिटेशंस जो हैं फंडामेंटल राइट्स की, उसको आप चैलेंज कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, एंड इसको आप बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हो, 250 शब्दों में इसको लिख सकते हो। और ये काफ़ी बेसिक लेवल का सवाल है, बेसिक लेवल इन द सेंस कि ये जनरली हम जीएस जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ें पढ़ते हैं, बस इसको पॉइंट्स में अरेंज करना और किस तरीके से अरेंज करना है उसको हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, और हमारा ये इनिशिएटिव, फ्री इनिशिएटिव दोस्तों जारी रहेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। थोड़ी देर के लिए आपको लगा होगा कि पिछले हफ्ते देयर माइट हैव बीन सर्टन अदर टॉपिक्स दैट वर डिस्कस, दैट वाज आल्सो वेरी नेसेसरी, लुकिंग एट कि रिसेंट पेपर में क्या क्या चीज़ें हुई। तो इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।